दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। नमः संस्कृताय। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब है उनका संस्कृत सब्जेक्ट है, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की या फिर अन्य किसी भी राज्य की टेट परीक्षा की जिसमें संस्कृत व्याकरण से प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न आपको रीट, सी टेट, एमपी टेट सभी में हेल्प करेंगे। पहला प्रश्न, अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अगर हम बात करें यूपी टेट की तो ये पहला मॉडल पेपर होगा। इससे आपको जानकारी मिलेगी कि किन किन टॉपिक से प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, वर्ण का अर्थ क्या होता है। तो वर्ण का अर्थ क्या होता है आप सभी जान पा रहे होंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जाएगा। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। दूसरा प्रश्न देखिए, शुरुआत के कुछ प्रश्न आसान रहेंगे। टोटल 30 प्रश्न का यह मॉडल पेपर रहेगा। चेक करिए कि आप 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर ठीक से दे पा रहे हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने। तो स्वर 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। तो व्यंजन को हम हल भी कहते हैं क्योंकि ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्वर को और क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, स्वर को हम और किस नाम से जानते हैं। तो स्वर को अच भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, स्पर्श के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। का से इया तक, का से ना तक। तो का से ना तक तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। का से माँ तक आते हैं ये स्पर्श के अंतर्गत। स्पर्श क्यों कहा गया इनको, क्योंकि जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो ये मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, व्यंजनों के कुल कितने भेद होते हैं। 2, 3, 4, 5। तो व्यंजनों के कुल कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, व्यंजनों के कुल 4 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे स्वर की संख्या कितनी है तो 9। अगर आपसे पूछे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप उत्तर लगाइएगा 33। ये भी आपको लिख लेना है कहीं पे। 7वां प्रश्न देखिए, उससे पहले यहाँ पे जान लीजिए जो हमने आपको 4 प्रकार बताए हैं, आपके अंदर जानने की इच्छा होगी कि 4 भेद कौन कौन से होंगे, है ना। तो 4 भेद में पहला भेद आपका जाता है स्पर्श व्यंजन, जो कि आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा, का से मा तक। अंतष्ट व्यंजन आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से इसमें वर्ण आते हैं। तो य, र, लव ये अंतष्ट वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, इसको जब आप बोलेंगे तो मुंह से आपके ज़्यादा वायु निकलेगी, ठीक है, गर्म वायु निकलेगी। इनको कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ये कितनी संख्या इनकी कितनी है, 4। इनकी कितनी संख्या है, 4। संख्या भी आपसे पूछ लेता है, इनकी संख्या कितनी है तो 25, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे उसमें, स, श, श, ह। संयुक्त व्यंजन शब्द से आप समझ पा रहे होंगे, संयुक्त का मतलब है कि 2 व्यंजनों से जुड़ कर के जो बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 3। छ, त्रंग, ज्ञा। छा किससे मिलकर के बना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है टेट और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। तो ये क और शा से मिलकर बना है, दोनों में हलंत लगना जरूरी है। इसी प्रकार से त्रा, त और रा से मिलकर के बना है। ज्ञा जो है जा और यहाँ से मिलकर के बना। ये सब लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपकी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है, यानी माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। पिछली बार 69,000 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो इनकी संख्या है 14। यूपी टेट में भी ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, ता का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, है ना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ऋतुरसाणाम मूर्धा। ये सारे आपको सूत्र अगर पता होंगे तब आप इसका उत्तर अच्छे से कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है, हम आपको वीडियो देंगे। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इस प्रकार के वीडियोस की आवश्यकता है या फिर आप जानते हैं। फिलहाल हम आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं। कंठवर्ण की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण को कंठवर्ण कहा जाएगा। इसमें आपका विसर्ग भी आता है, छोटा आ, बड़ा, का वर्ग और हा भी आता है। इचुय सनायाम तालु, मतलब जो तालु से उच्चारित हो उनको क्या कहेंगे हम, तालव्य वर्ण। इसमें छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और शा आ जाता है। मूर्धा का सूत्र क्या है, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है मूर्धा है उन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। दंत वर्ण की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है ऋतु रसाणाम दंता। इनको आप लिख लीजिए, वरना आज आप वीडियो देखेंगे कल भूल जाएंगे। एक सुंदर सी 5 या 10 रुपए वाली कोई कॉपी या रजिस्टर बना लीजिए, इसमें चीज़ों को लिखते रहिए, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता ये चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाएंगी, ठीक है। ऋतु रसाणाम दंता, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण दांत से होता है उनको हम दंत वर्ण कहते हैं। इसमें आपका री, त वर्ग और ला और शा आ जाता है। तो प्रश्न आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था, ता का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा इसके अनुसार, दंता, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ता वर्ग, अर्थात ता, था, द, ध, ना,
इसके अंतर्गत जो भी आएंगे उनका उच्चारण स्थान दंत ही रहेगा। तो यहाँ पे आपने आंसर क्या लगाया, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपने उत्तर लगाया ऑप्शन नंबर बी के साथ। बाकी भी आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। उपूप मध्यनिया नाम ओष्ठव, मतलब जो ओष्ठ से बोले जाएं ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग। पा वर्ग में आपका पाफा बाभा माँ, पाफा बाभा माँ बोल करके देख लीजिए, दोनों ओष्ठ जो है आपके टच होंगे। नासिक की अगर बात करें, या अंगणा नाम नासिका चा, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, नाक से जब आप बोलिए, जैसे आप इया बोलते हैं तो ये आवाज़ कहाँ से आती है, नाक से, है ना, तो ये कहे जाते हैं नासिक के वर्ण। जिह्वा मूलम में आपके आ जाएंगे, ठीक है। और कंठ तालव्य वर्ण जिनका उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ और तालु से दोनों से हो, तो ए और ए यहाँ पे दो संख्या है इनकी। कंठोष्ठ वर्ण ओ और ओ, मतलब जिनका उच्चारण किससे हो, कंठ और ओष्ठ से हो, उनको हम कंठोष्ठ कहते हैं। अगला देखिएगा, दंतोष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं, तो इसका सूत्र है वकार से दंतोष्ठम, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से हो वो दंतोष्ठ कहलाते हैं। अब अभी हमने आपको बताया अंतष्ठ में कौन कौन से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या जाएगा, अंतष्ठ। इसीलिए हमने आपको बताया था कि लिख लीजिए। फिर से दिखा देते हैं एक बार, जो लोग नहीं पहली बार ध्यान से गौर किए थे उनको लगा था कि ये फालतू की चीज़ें हैं, एक बार फिर से आप इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने आपको बताया था अंतष्ठ ऊष्म संयुक्त, यह हर बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, 10 प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, है ना, मेहनत लगती है ना। देखिए, क्वेश्चंस को लिखना, टाइप करना, वीडियो अपलोड करना, यूट्यूब की तरफ से कोई इतनी आमदनी नहीं होती है। बस अगर आप लाइक कर देते हैं तो हमारी मेहनत ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और उत्तर आपने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जल्दी से बताइए, अच् प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से होंगे। अच् प्रत्याहार के अंतर्गत जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है अच् प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सी के बाद ये ऑप्शन है डी और ये पूरा है आ ई ऊ, री से ऋषि, ए ओ ए ओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये पूरा ध्यान रखिएगा, छोटा आ ई ऊ ये पूरा आपका अच् प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो रमाधन ईसा, ये रमेश हो जाएगा, तो ये तो है नहीं दीर्घ संधि का उदाहरण, तो कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होना। जैसे आप पढ़ते हैं विद्याधन आलय, तो हो जाता है विद्यालय, है ना। आ या आ के बाद आ या आ है तो अपने आप में दीर्घ हो जाए। इसी प्रकार से ई या ई के बाद ई या ई आए तो अपने आप में दीर्घ हो जाए। इसी प्रकार से यहाँ पे श्रीधन ईस बराबर ये श्रीस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। गुण संधि का सूत्र क्या है, सभी संधियों के आपको सूत्र याद रखने हैं। तो यहाँ पे ये वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच, ये दीर्घ संधि का सूत्र है कह सवर्णे दीर्घा, ये गुण संधि का सूत्र है और ये यड़ का है। तो अब आपके सामने चारों प्रश्न हैं, कोई भी आपसे पूछ ले, गुण पूछ रहा है यहाँ पे तो आप लगा दीजिए आद गुण, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रामस्य शेते किस सूत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, तो ये ष्टो श्चुह नाश्चुह, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, मतलब आपको समास भी पढ़ना है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। यथा ये क्या है, अव्यय शब्द है, तो इसलिए आंसर जाएगा अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पितरों में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो आपने कारक पढ़े होंगे संस्कृत में, कमेंट करके बताइए कारकों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, कर्ता ने, कर्ता पहला हो गया कर्ता ने, फिर दूसरे नंबर पे कर्म, तो ये कौन सा हो गया, द्वितीया, अर्थात पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए, पुत्रेण सह माता गच्छति, यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी, पुत्रेण में, मतलब पुत्र में कौन सी विभक्ति लगने पे ये पुत्रेण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, तो तृतीया विभक्ति है, रूप आपको पढ़ने पड़ेंगे, शब्द रूप। प्रश्न संख्या 17 के लिए आपका उत्तर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ, यहाँ पे तृतीया विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अहम पुस्तकम पठामि, इसको कर्म वाच्य में बदलना है, मतलब आपको यहाँ से वाच्य भी पढ़ना पड़ेगा, ये आइडिया मिल चुका है। तो अब वाच्य को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, अहम का हो जाएगा मया, पुस्तकम का हो जाएगा पुस्तकम ही रहेगा, पठामि का हो जाएगा पठ्यते। तो इसका आंसर जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर
सी के साथ पा प्लस त्वा मिलकर के क्या बनेगा, उपसर्ग प्रत्यय भी आपको पढ़ना है। तो पा और त्वा मिलकर के ये बन जाएगा पीत्वा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार के वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है नी धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी आप उत्तर कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा नश्यति। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए दूसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा। अच्छा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन में नश्यति लिखा है, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये नेष्यति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर बी तो सही होगा, लेकिन ये नेष्यति होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रूप का पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो नेष्यति रहेगा, ध्यान रखिएगा। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा, बहुवचन में पितृ का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, तो ये रहेगा आपका पितरन, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहेंगे, पितरन, पितरन, पितृन, पितान। तो 21वें प्रश्न के लिए आपका उत्तर जाएगा पितरन, जिसमें ये बड़ी वाली जो है ऋषि ऋषि लगी हो। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 26 को संस्कृत में क्या लिखेंगे। 26 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, यानी आपको संस्कृत में गिनतियां भी पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपका उत्तर क्या जाएगा, एक बार मैच कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 26, 20 और 6 26, अर्थात विंशति षड विंशत इसको कहा जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, जो मेन होता है, जैसे 20 प्लस 6 हो गया ना, तो जो 6 जुड़ा है वो हम पहले लिख लेते हैं, षट विंशति। आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। अव्यय पद नहीं है कौन सा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपका उत्तर क्या जाएगा, जालजा, ये कोई अव्यय शब्द नहीं है। वृहत कथा के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 24 से आपके सामने, और इसका सही जवाब मिलेगा गुडाड्डे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, निम्नलिखित पदों में कौन सा पद अशुद्ध है। तो रामा में तो कुछ अशुद्ध होगा नहीं, अशुद्ध कौन सा है यहाँ पे, अयम एका बालिका आगच्छन्ति। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसकी विशेष जानकारी के लिए आपको संस्कृत में अनुवाद करना सीखना होगा, शब्द रूप, धातु रूप, ये सारी चीज़ें आपको सीखना होगा, तब आप समझ पाएंगे। तो बताइएगा, इसका डिटेल वीडियो फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया जाएगा। पर्यायवाची समूह सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा गलत है। अश्वघोटक वाला तो सही है, ये भी सही है, ठीक है। कामदेव के यहाँ पे पर्यायवाची लिखे हैं स्कंद मयु कुमारः, ठीक है। अमृत को आप जानते हैं शुद्धा अमित और त्रिदशाहार कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 के जो विकल्प हैं ये गलत दिए हुए हैं। तो 26 का सही नहीं आपसे पूछ रहा है, उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्यों सही नहीं है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। अक्षराभिव्यक्ति, गति, विराम, भावातिरेक। उच्चारण से अक्षराभिव्यक्ति का संबंध भी होगा, गति का भी होगा, विराम चिन्हों का भी होगा या विराम का भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर क्या, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर जाएगा भावातिरेक। भावातिरेक क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख कर के आ रहा होगा। आगमन विधि का सही क्रम क्या है। आगमन विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है, तो उदाहरण सबसे पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, तो निरीक्षण वाली बात गलत हो गई। उदाहरण के बाद प्रस्ताव, तब निरीक्षण, फिर नियम निर्धारण, तब परीक्षण। तो 28 के लिए बी ऑप्शन सही होगा। 29वां देखिएगा, संस्कृत शिक्षण पद्धति कौन सी है। व्याकरण पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, अनुवाद पद्धति, उपरोक्त सभी। ये सभी पद्धतियाँ संस्कृत में प्रयोग की जाती हैं, व्याकरण का भी, विश्लेषणात्मक का भी, अनुवाद का भी। उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट प्रश्न, और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। शिक्षण सूत्र कौन सा है। पूर्ण से अंश की ओर भी है, अनिश्चित से निश्चित की ओर भी है, सरल से कठिन की ओर। तो इसका आंसर तो डी है। क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उसको आप कमेंट करके लिखिएगा। यहाँ पे संस्कृत के कुछ और वीडियोज़ आ रहे हैं, उनको आप क्लिक करके देखें। 30 में स्कोर क्या रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।